So, thank you everyone and welcome to Indus Documentary and here is Dr. Mumtaz Khan. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट एपिसोड इज रिलेटेड टू द चाइना टू नेशन थ्योरी। देखें, जब इम्पीरियल ताकतें नौबादियाती ताकतें दुनिया में थीं, नौबादियाती क्लासिकल नौबादियाती दौर था, तो उन्होंने ख़ित्तों को तकसीम करके अपने मफादात के लिए टर्न करने की कोशिश की। जिस तरह हिंदुस्तान से मुराद भारत, पाकिस्तान और जनूबी एशिया है। तो उधर भी ब्रिटिश ने ख़ित्तों को मजहबी बुनियादों पे या मुख्तलिफ़ बुनियादों पे तकसीम करने की कोशिश की। गल्फ़ के अंदर ऑटोमन एम्पायर को नेशनल बुनियादों पे तकसीम करने, बेसिक मकसद तकसीम था। बेसिक मकसद किसी आइडियालॉजी का नहीं था, तो एक्सटर्नल ड्राइव्स थी। तो इसी तरह ईस्ट एशिया के अंदर भी जापानी साम्राज्य भी था, ब्रिटिश भी थे, लेकिन जापानी साम्राज्य ने भी वही रोल प्ले किया है जो यूरोप की नौबादियाती ताकतों ने किया। अगरचे यूरोप की नौबादियाती ताकतों को तकरीबन 150 से 200 साल का अरसा मिला, जापानी जो साम्राज्य था इसको ज़्यादा टाइम नहीं मिला। ये 1870 के करीब पावर पकड़ी और उसके बाद इसने चाइना के ऊपर, कोरिया के ऊपर चढ़ाई की। और चाइना के अंदर चूँकि चाइना को जो चिंग डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो चिंग डायनेस्टी का जो बादशाह था वो मंचूरियन था, वो हान नहीं था। ये जो मेजॉरिटी चाइनीज़ है वो हान है। तो ये हान नहीं था, वो मंचूरिया का था, मंचू था, तो उसकी नेशनैलिटी डिफरेंट थी। तो जब जापानी साम्राज्य आया यहाँ पे 1820-30 के बाद, 20 के करीब या उससे पहले भी 1900 के करीब, तो वहाँ पे आखिरी बादशाह था, वो बहुत छोटा था, वो बड़ी वीक थी एम्पायर। तो जापानी साम्राज्य ने मंचूरियन और हान को डिवाइड करने के लिए मंचूरियन लीग वगैरह बनाई और एंटी हान और एंटी एंटी मंचूरियन जो थी वो अ, जो ग्रुप्स थे उनको सपोर्ट किया। तो इस तरह मुल्क के अंदर एक स्प्लिट आना शुरू हो गया जिसको मंचूरियन और हान स्प्लिट कहा गया। या इसको लिटरेचर में मैं इसको टू नेशन थ्योरी कह रहा हूँ क्योंकि साइकोलॉजी उसकी टू नेशन थ्योरी की है, क्योंकि उसको वो इन्वेडर कहते थे। जिस तरह बरसगीर में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को इन्वेडर कहा, इसी तरह मंचूरियंस को भी इन्वेडर कहा गया, बाहर के लोग कहा गया। हालांकि चिंग डायनेस्टी ना होती तो आज चाइना ना होता, क्योंकि चाइना को बनाने वाली जिस जो आज के जोग्राफिया है चाइना का, ये जो क्लेम है आज का चाइना का, इवन तिब्बत तक, शिंजन तक, ये सारा चिंग डायनेस्टी की बदौलत है। ये सारे इलाके, पूरा चाइना जो आज का है 95% ये चिंग डायनेस्टी ने इनको मुतहद किया था। ठीक इसी तरह हिंदुस्तान, जो भारत आज का खुद को नेशनलिज्म या हिंदुस्तान कहता है, भारत हिंदुस्तान तो नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का जो बानी था वो अकबर था, उसने बनाया था। इसलिए आजकल इंडिया के अंदर दूसरी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जिस तरह वो जस्टिस काट जो है वो कह रहा है कि अकबर वाज द फादर ऑफ द नेशन, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो जोग्राफिया, जो मॉडर्न जोग्राफिया आज इंडिया का भी है, इसका 80% 75% तक कह लें, वो अकबर के दौर में। उससे पहले तो स्मॉल स्टेट्स थी और उनकी थ्योरी, उनका साइकोलॉजी, उनकी बिल्कुल वो डिफरेंट चीज़ों पे, कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड थी। तो उसको मुत्हद करने वाला अकबर है, जो मुगल्स हैं। इसी तरह से चाइना को बनाने वाला, अगरचे मॉडर्न चाइना नाम तो मौजूदा दौर में इसको अडॉप्ट किया गया आफ्टर द डॉक्टर सन यत्सिन रेवोल्यूशन, लेकिन जो जोग्राफिया है, जो हिस्टोरिकल क्लेम है, जो आज भी चाइना, इंडिया और चाइना डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, जो ब्रिटिश दौर में कुछ एरियाज़ चाइना के, चिंग डायनेस्टी के, ब्रिटिश इंडिया ने ले लिए थे, यानी कि अंग्रेज़ों ने ले लिए थे। तो वो चाइना उसको क्लेम करता है। क्यों? क्लेम की बेसिस क्या है? मोरल और हिस्टोरिकल बेसिस हैं चिंग डायनेस्टी। ठीक इसी तरह से जो हिंदुस्तान है था वो मुगलों ने बनाया था, तो उनको इन्वेडर कहा गया, बाहर की कहा गया। तो उस आर्ग्यूमेंट को वो बिका और उसकी बेस पे हिंदुस्तान तकसीम हुआ। और हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो अभी जो भारत है वो हिंदुस्तान नहीं है, वो भारत है। ना तो कॉन्स्टिट्यूशनली उसका नाम हिंदुस्तान है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, ना उसका इंडिया और भारत दो लफ्ज़ यूज़ हुए। और जियोग्राफिकली भी वो और उतना एरिए पे नहीं है जितने पे था, क्योंकि उन्होंने उस आर्गुमेंट को बाय किया जो अंग्रेज़ों ने उनको सेल किया। जो 1830 के बाद किताबें लिखी गई फैब्रिकेटेड हिस्ट्री के बना के, उस आर्गुमेंट को बैन किया। कोई लोकल आर्गुमेंट नहीं था, इसलिए वो तकसीम हुआ था। और आज तक उसका अमन वो लेस प्रोडक्टिव है। और
इसी तरह चाइना जो था, उन्होंने उस आर्ग्यूमेंट को बाय नहीं किया, मंचू हान को, और उन्होंने चाइना की यूनिफिकेशन, फिर लैंग्वेज की बेस के ऊपर चाइना की तकसीम, चूँकि चाइना में बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं, तो उन्होंने उस सिंप्लीफाइड चाइनीज़ जिसको कहते हैं, वो डेवलप की। ये डेवलप खुद चाइनीज़ ने की, कोई बरतानियों ने, ये जैपनीज़ साम्राज्य ने नहीं की, बल्कि जैपनीज़ साम्राज्य तो जितने भी इलाके उन्होंने फ़तह किए थे, वहाँ पे चाइनीज़ को हटा के अपनी जापानी लैंग्वेज मुसल्लत करना चाह रहे थे। बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह हमें अंग्रेज़ी पढ़ाई गई। तो नौबादियाती साइकोलॉजी एक है, उसकी फ़िलॉसफ़ी एक है, इसलिए जापान भी एक नौबादियाती ताकत था। और फिर उन्होंने जिस तरह बरतानियों ने हमारे बरसगीर के अंदर उलमा को शहीद किया, हज़ारों की तादाद में, आम इंसानों को हज़ारों की तादाद में शहीद किया, इसी तरह से जापानी साम्राज्य ने भी चाइना के अंदर वही रोल प्ले किया था। चाइना के अंदर हज़ारों लोगों को, कई लोगों को कत्ल किया था। उसकी हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद है। ठीक है? कई कई एक तो शहर उन्होंने पकड़े, तो उन शहरों के अंदर पूरी आबादी को कत्ल किया, इस तरह भी है रवायात। तो बात ये है कि फिर इन्होंने जो थी मंचू हान डिवीज़न के बाद ज़बान की डिवीज़न के ऊपर को भी कंट्रोल किया। और फिर आखिर में जो सरमायादार चाइना और सोशलिस्ट चाइना की तकसीम भी होने जा रही थी वर्ल्ड वार 2 के बाद, उस तकसीम को भी ख़त्म पे भी सीपीसी एग्री नहीं की, और उन्होंने उनको उनसे फ़ाइट किया और चाइना को मुत्तहिद किया, केएमटी से फ़ाइट किया। अदरवाइज़ वर्ल्ड वार 2 के बाद तो केएमटी काफ़ी इलाकों पे थी। ये आखिरी 4 साल जो 1945-49 के बीच थे, इस दौरान सीपीसी ने आखिरी एक जो फ़ाइट की केएमटी के साथ, उसके फ़ाइट में उनकी आर्मी डिसमेंटल हुई, तकरीबन 5.5 लाख ट्रूप्स उनके। उससे पहले तो चाइना को डिवाइड करने की बातें होती थी, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही है। यही चीज़ हिंदुस्तान में लैग कर गई कि आखिरी दम पे लेबर पार्टी जो बरतानिया की थी, जो सोशलिस्ट नज़रियात की हामिल थी, जिसके बारे में एक स्पोर्टिव आर्ग्यूमेंट है, हिस्टोरिकल एविडेंस है कि उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा, और कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन तकसीम, हिंदुस्तान की तकसीम को रोकना चाहता था, क्योंकि लेबर पार्टी टिपिकल अलाइन नहीं थी कॉलोनियल फ़िलॉसफ़ी के साथ। लेकिन उसको मुस्लिम लीग ने, क़ायद-ए-आज़म ने एक्सेप्ट कर लिया, नेहरू ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये एक एविडेंस है कि तकसीम की सारी ज़िम्मेदारी जनाह पे डालना, ये ठीक नहीं है। ऑल्दो उसकी फ़िलॉसफ़ी जो थी टू नेशन थ्योरी की, उसको तो मुस्लिम लीग ने फैलाया, और उसके फैलाने के पीछे भी ब्रिटिश हाथ डेफ़िनेटली होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग वाले अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करते थे। और आज तक वो सिलसिला इस पाकिस्तानी स्टेट की साइकोलॉजी के अंदर है कि आधा तो ये पाकिस्तान का अच्छा चेहरा है जो पाकिस्तानी कौम के लिए, लेकिन आधे से ज़्यादा चेहरा जो है वो नौबादियाती ताकतों के साथ कोलैबोरेशन में है। तो ठीक उस वक्त भी, और बेसिक टू नेशन थ्योरी की, जो हिंदुस्तानी टू नेशन थ्योरी थी, उसकी फ़िलासफ़ी तो सबसे पहले गोलवालकर और सावरकर ने पेश की थी, जो हिंदू महासभा और आरएसएस ऑर्गेनाइजेशंस, इन ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडर्स में से हैं। उस पहले उन्होंने पेश की, फिर मुस्लिम लीग ने उसको किया। ठीक है? तो हिस्ट्री का एनालिसिस जो है वो पूरी तरह से करना ज़रूरी है। और फिर आखिरी जो तकसीम से बचने की एक स्ट्रेटजी थी, जिससे हो सकता था, तो जो इल्लामा इकबाल के बेटे जो हैं जवेद इकबाल, उन्होंने भी मरने से पहले कहा था कि ये पाकिस्तान हिंदुओं ने बनाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्राह्मण चाहते थे, इसको हिंदू की टर्म भी यूज़ करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकली हिंदू की टर्म जियोग्राफी के लिए यूज़ होती थी। जो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, जो मुगलों के दौर में ही हिंदू की टर्म यूज़ हुई है, हिंदुस्तानी, क्योंकि हिंदुस्तान उन्होंने बनाया था, उससे पहले नहीं था। तो इस तरह जैसे चाइनीज़ सारे हैं, अब चाइना में मुसलमान भी तो रहते हैं, तो वो चाइनीज़ ही हैं ना, चाइनीज़ मुस्लिम ही हैं, तो इस तरह हिंदुस्तानी सारे, मुसलमान भी, ब्राह्मण भी, क्योंकि हिंदू समाज कोई हिंदू समाज नहीं था, मजहबी हिंदू समाज नहीं था, बल्कि वहाँ तो ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज, और ये इस तरह समाजों की टर्म यूज़ होती थी पहले मुगलों से। तो और ये कोई एक मज़हब नहीं था, क्योंकि मज़हब में तो एक खुदा होता है, शूद्रों का खुदा तो कोई था ही ना, उनको मंदिर में जाने देते थे, इसलिए वो समाज के पर्सपेक्टिव में थे। तो ब्रिटिश ने इसको एक मज़हब बनाया। तो ये मज़हब जो है, हिंदू मज़हब, ये सिख मज़हब से भी यंग मज़हब है अगर इसको उस सेंस में दें। वैसे तो कहते 5000, तो 5000 साल पहले ब्राह्मण थॉट थी, ब्राह्मण मज़हब था। खैर बात लंबी हो जाएगी,
वी कट शॉर्ट इनटू कि दोनों देशों का कंपैरिजन अगर करें तो एक ने तकसीम का रास्ता इख्तियार किया और एक ने उसको अपने अपने वतन को मुत्तहिद करने का रास्ता इख्तियार किया। तो दोनों की हिकमत अलग-अलग थी। तो चाइनीज़ जो विज़डम थी वो हायर थी, इसलिए चाइना आज इधर एक सुपर पावर बनना खड़ा है, और हिंदुस्तान की विज़डम ये थी कि अब हिंदुस्तान जो है वो रिवर्सल के रास्ते पे है, इवन मोदी के आने के बाद। इसकी डिस्कशन हम दूसरी वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर करेंगे। वर्ल्ड ऑर्डर एपिसोड के अंदर हम बताएंगे कि किस तरह इंडिया इंटरनली पाकिस्तान बनता जा रहा है, पाकिस्तान कैसे बनता जा रहा है, ये भी उसी एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।